Hey class 9 champs, so how are you guys? So I'm back, your mentor for SST Kunal side. So कैसे हैं आप सब? वापस से आपका स्वागत है भाई अन अकेडमी के ऊपर. That's India's largest learning platform. And the best part is आपके अपने चैनल पे that is CBSE क्लास 9 चैनल, right guys? चल, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्या कराने वाले हो आज, या ऐसा क्या करने वाले हम लोग धमाका. पीछे आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन दिख रहा होगा, एक भागता हुआ इंसान दिख रहा होगा, साथ ही साथ टर्म वन का रिवीजन भी दिख रहा होगा. तो गाइस मैंने सोचा कि देखो टर्म वन बहुत सारे बच्चों के स्कूल के में ऑलरेडी एग्जाम्स हो चुके हैं, है ना, और कुछ बच्चों के चल रहे हैं. तो जरूरी है कि जिन बच्चों के एग्जाम्स अभी भी चल रहे हैं तो उनको एक क्विक रिवीजन दे दिया जाए यहाँ पे, है ना. सो अब हम जल्दी से टर्म टू भी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 वालों को, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे अभी, है ना, बाय अक्टूबर लास्ट एट मोस्ट. सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद द टर्म टू इटसेल्फ, राइट. सो बट तब तक के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन. आपका अपना प्यारा राज दुलारा लुई 16 आपसे मिलने आने वाला है भाई. सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज I am going to discuss each and every detail of the chapter that is French Revolution in this video. और ये आपके लिए एक बूस्टर वीडियो हो सकता है जिन बच्चों के एग्जाम्स अभी पेंडिंग है और होने वाले हैं. तो आप इस वीडियो को देख लेंगे, मतलब आपका एकदम मस्त एग्जाम हो जाएगा, झिंगा लाला टाइप्स. ठीक है, चलिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है बच्चे यहाँ पे कि अपने स्कूल्स के अंदर अगर आपको करना है बेहतरीन प्रदर्शन, तो भाई जल्दी से ले लो प्लस का सब्सक्रिप्शन, यानी कि प्लस पे आप 10% ऑफ मेरा कोड लेकर के CK01 मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ यहाँ पे प्लस पे मिल जाएगा. ठीक है. मोर ओवर गाइज, आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई माय नेम इज कुणाल. तो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम कुणाल है भाई, एंड आई टीच यू एसएसटी एकदम ओपी तरीके से. तो आप मुझे रोज शाम को 8 बजे ज्वाइन कर सकते हो ऑन अकेडमी CBSE क्लास 9. साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस पे ज्वाइन कर सकते हो ऑन द अकेडमी प्लेटफॉर्म. ठीक है जी. सो क्वालिफाइड यूपीएससी प्रीलिम्स 2 बार, साथ ही साथ मास्टर्स किया है कानपुर से. मोर देन 6 years of experience guys into the edtech industry itself. ठीक है, चलिए. तो आगे चलते हैं भाई. बग्स बाउंड्री प्रोग्राम बहुत सिंपल है. अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ भी गड़बड़ है, आप हमको बता सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका एक लिंक दिया हुआ है बग्स बाउंड्री का, फिल करिए गूगल फॉर्म को, हमें बताइए क्या प्रॉब्लम. अगर आपकी बात में दम है तो भाई हम आपको देंगे रिवॉर्ड, एकदम जबरदस्त वाला, मस्त वाला, है ना. ठीक है. अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है बच्चे ऑलमोस्ट हर वीकेंड सब में करवाते हैं. ठीक है. सो ध्यान रखिएगा इस चीज को. इस बार भी था 24 अक्टूबर का सुबह 11 बजे. तो जिन बच्चों ने इस बार मिस कर दिया है, सो अगले कॉम्बैट को मिस मत करना, बिकॉज यहाँ पे आप 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हो, वो भी बिल्कुल बिना 1 रुपए स्पेंड किए. सिर्फ आपको अपनी नॉलेज का जो करेंसी है वो यहाँ पे यूज करना है, यानी कि 30 क्वेश्चन 45 मिनट्स, और आप बन सकते हैं स्कॉलरशिप के हकदार. राइट, समझ रहे हैं. देखिए टेस्ट दमदार है और आप भी लोग बहुत ज्यादा दमदार हो, तो जल्दी से आ जाओ यार, दिया करो अन अकेडमी कॉम्बैट, है ना. चलिए, तो लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं. सो भाई शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन. आज इस टॉपिक में मैं आपको काफी सारी नई नई और बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊंगा, यानी कि कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपके बुक्स में थोड़ा सा नहीं लिखी हुई है ना. तो चलिए, अब आपसे कोई ये पूछ ले कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे. बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये. देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर ये है क्या चीज, मतलब हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन अगर हम डिफाइन करना हो तो हम कैसे लिखने वाले हैं इसको. सो इट्स एन अपराइजिंग इन फ्रांस अगेंस्ट मोनार्की, यानी कि जो राजा वाला सिस्टम है, जो राजा जी थे वहां के फ्रांस के, उनके अगेंस्ट ये युद्ध है, उनके अगेंस्ट ये लड़ाई है. दैट लास्टेड फ्रॉम 1789 टू 1799. ओके, 1789 से लेके 1799 तक ये चला है. एंड दैट पेव्ड द वे फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन लेटर स्टेज. और काफी समय बाद, ठीक है, 1848 के बाद जाकर के कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी और जो रिपब्लिक्स वाले कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे फ्रांस के अंदर आते हैं. तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो अच्छे अच्छे आइडियल्स हैं, डेमोक्रेटिक आइडियल्स, रिपब्लिक वाले आइडियल्स, तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे फ्रांस को. ठीक है, चलिए. अब फ्रांस के अंदर बेटा मेजर प्रॉब्लम्स क्या आती है. देखो हर जगह अगर लड़ाई होती है तो उसके पीछे का एक राज होता है, उसके पीछे का एक प्रॉब्लम होता है. तो फ्रांस के अंदर मेजोरिटी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी जानना बड़ा जरूरी है. देखिए, फ्रांस वाले लोगों का एक जबरदस्त हॉबी था, जैसे आपका सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, स्केटिंग हुआ, इनका अलग ही लेवल का हॉबी था. इन लोगों को लड़ाई करना बहुत पसंद था. ठीक है. एक बार मैंने पूछा लुई 15 से, है ना, तो 16 के पहले थे कि व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी. सेड आई लव टू गो टू वॉर. मैंने कहा भाई ये कौन सी हॉबी है. कहता नहीं है मेरी यही हॉबी, मेरे को लड़ाई करना पसंद है. मैं ठीक है भाई, चलो हम भी चलते हैं, मजे करते हैं. सो कंटिन्यूअस वॉर्स, जब आप लगातार लड़ाइयां करोगे तो बेटा क्या होगा, आपके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होंगे, पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, और वो काफी नुकसानदायक भी होगा, है ना. बिकॉज यू विल लूज नॉट ओनली द मेन, दैट इज नॉट ओनली द लाइफ ऑफ द पीपल, बट ऑल्सो योर प्रॉपर्टी एंड द रिसोर्सेज. तो कंटिन्यूअस जो वॉर्स थे, जो फ्रांस लड़ता था, दैट ड्रेन्ड द कंट्रीज वेल्थ.
अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक्स्ट्रा वेगन लाइफस्टाइल था, ये लोग सिर्फ वॉर्स के शौकीन नहीं थे बेटा, इनके पार्टीज भी बहुत जबरदस्त होती थी। जो पैलेस ऑफ वर्साई था ना, जहाँ पे लोग रहते थे, रॉयल फैमिली जो रहती थी फ्रांस के अंदर, बड़ा ही खूबसूरत आलीशान महल था वो। उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लगता था, वहां पे पार्टीज होती थी, जबरदस्त वाली पार्टीज, उनका खर्चा आता था। सो जो एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ स्टाइल ना, एकदम जिंदगी नेटफ्लिक्स एंड चिल वाली जी रहे थे ये, ठीक है। सो दैट ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल डेप्ट एंड इनएफिशिएंट रूलर्स, बिल्कुल बेकार के, जिन्होंने फ्रांस के लोगों का जिंदगी बर्बाद कर दिया, बिल्कुल यही वाला फीलिंग है यहाँ पे। अनजस्ट टैक्सेशन, बेचारे कॉमन लोग टैक्स देते थे, बाकी जो बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग थे वो मजे लूटते थे। एंड द करप्ट ऑफिशियल्स, ऑल दीज थिंग्स एडेड टुगेदर मेड फ्रांस अ वेरी मिजरेबल प्लेस फॉर द पीपल टू लिव, राइट। चलिए, तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी फ्रांस के अंदर, जहां पे हम जान लेते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लुई 16 के बारे में, ठीक है। लुई 16 आपको पता होगा बच्चे, ये वही राजा है जिनके टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर किया था, राइट। सो लुई 16 का जो बर्थ है वो हुआ था आपका 23 अगस्त 1754 को। एंड इनको हम लुई ऑगस्ट ड्यूक डी बेरी के नाम से जानते हैं। जो लुई 16 है वो तो इनका टाइटुलर नेम है, पर जो ओरिजिनल नाम है वो इनका लुई ऑगस्ट ड्यूक डी बेरी, ठीक है। सो बड़ा अजीबो गरीब नाम है। हमारा आपका नाम बड़ा सिंपल है, मेरा कुणाल है, आपका सोहन, मोहन, रोहन, जिनेश, सुरेश, जिग्नेश, कुछ भी हो सकता है, बट भाई इनके नाम बड़े टिपिकल होते थे। अच्छा, तो भाई की शादी जो हुई थी वो 16 मई 1770 को हुई थी। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा एनसीईआरटी में शादी का डेट नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो डेट दिया है वो इसकी किंग बनने का डेट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। जो हमारा जो मैरी एंटोनेट थी, फ्रांस आने से पहले इसका नाम था मारिया एंटोनिया, ठीक है जी। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। एंड इनकी मम्मी का नाम था मारिया थेरेसा, ठीक है। सो मारिया थेरेसा की बेटी थी मारिया एंटोनिया, एंड ये आपकी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। तो इनको फ्रांस में आने के बाद जो इनका नाम था वो चेंज हो गया, फ्रेंच हो गया, दैट इज मैरी एंटोनेटे ऑफ ऑस्ट्रिया। तो लुई 16 की उस टाइम एज रही होगी 15 इयर्स, और मैरी एंटोनिया की रही होगी करीब 13-14 इयर्स। तो कह सकते हैं आप बाल विवाह हुआ है इनका, चाइल्ड मैरिज भी आप कह सकते हैं। बट हमारे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत खुश था शादी करके, ठीक है। और यही इसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। शादी से पहले इंसान बड़ा सही था, पता है आपको, बड़ा एक्टिव रहता था, बट आफ्टर मैरिज दिस गाय बिकेम लिटरली डम गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। 1774 में जो लुई 16 थे वो फ्रांस के राजा बने, और इनके साथ प्रैंक हो गया। प्रैंक पता है कैसे हुआ? देखो बहुत सिंपल है। अभी राजा तो बन गया, राजा बनने के बाद देखो, राजा बन के इसको लगा होगा क्या बात है, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, ओ हो भाई पैसे ही पैसे होंगे, क्या बात है, एकदम मस्त जिंदगी जिएंगे। लेकिन वहां पे जब ये राजा बन के पहुंचे तो पीछे मिनिस्टर ने कहा हाय इट्स अ प्रैंक। क्यों? भाई के पास तो एम्प्टी ट्रेजरी थी, इनफैक्ट इसको पैसे देने थे लोगों को। जो स्टेट के मनी लेंडर्स थे, जो मनी उधार देते थे, उन्होंने भी उधार देना बंद कर दिया, पता है। पहले वो फ्री, इंटरेस्ट फ्री, वो लोग जो थे बिल्कुल मनी लेंड करते थे रूलर्स को, लेकिन जब बाद में रूलर्स का एक्स्ट्रा वेगेंसी इतना ज्यादा था कि उन्होंने भी इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया, और बाद में तो देने से मना कर दिया, नहीं भाई उधार नहीं मिलेगा, ठीक है, अब की बार नो उधार, ऐसा वाला सिस्टम। सोच रहे हो कितने बेइज्जती वाली बात है ना, राजा लोग उधार लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, पापा 100 रुपए देने लड़ाई नहीं जाना है। कैन यू इमेजिन दैट हाउ एम्बैरेसिंग इट वुड बी? आप खुद सोच के देखो, आपके पापा तो पिटाई कर देंगे आपकी, पापा जरा 200 रुपए लाओ, पापा पूछेंगे क्यों, पापा वो लड़ाई हो गई, लड़ाई करके आता हूँ, मतलब कैन यू इमेजिन गाइस, इस तरीके से चल रहा है फ्रांस के अंदर। तो 1774 के अंदर जो लुई 16 थे, अप्रोक्सीमेटली 20 साल की इनकी एज थी, कंप्लीट भी नहीं हुए थे 20 इयर्स, ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, ओके। नाउ ही बिलोंग टू बर्बन डायनेस्टी। मैं ब्रिटानिया के बर्बन बिस्किट की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। सो जिनका डायनेस्टी था, जो इनका खानदान था, उसको हम कहते हैं बर्बन डायनेस्टी, ठीक है। सो कुछ बातें थी यहाँ पे लुई 16 के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंच सोसाइटी के अंदर गड़बड़ क्या थी। देखो फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी बिफोर रेवोल्यूशन, यानी क्रांति से पहले 3 पार्ट्स में फ्रेंच सोसाइटी को हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के अंदर बेटा क्लर्जी आता है। क्लर्जी कौन होता है? बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं। बेटा क्लर्जी refers to the group of people who are responsible for managing the affairs of the church, generally the priest and the officials। यानी कि जैसे हमारे मंदिरों के अंदर पंडित जी वगैरह होते हैं ना, वैसे चर्च होता है क्रिश्चियनिटी, जहाँ पे क्रिश्चियन लोग प्रेयर करने जाते हैं। सो वहां पे जो उनके हेड होते हैं वो उनके फादर वगैरह होते हैं, उनको प्रीस्ट हम कहते हैं, ठीक है। तो उसी में जो है, जो बड़े फादर होते हैं जिनका प्रोफाइल ज्यादा हाई होता है, उनको हम बिशप्स वगैरह कहते हैं। सो वो लोग जो चर्च में रह करके चर्च के काम वगैरह को मैनेज करते हैं, प्रेयर वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको ग्रुप को हम क्लर्जी कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि फ्रांस के अंदर और जो मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज थे, वहां पे ये वाला जो ग्रुप है, जो क्लर्जी, ये जो चर्च ऑफिशियल्स का ग्रुप है, बड़ा करप्ट था, ठीक है। ये क्या करता था? लोगों को परेशान करता था।
ठीक है, तो क्लर्जी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यहाँ पे, हायर क्लर्जी और लोअर क्लर्जी। आपके एनसीईआरटी में बच्चे सिर्फ क्लर्जी दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि क्लर्जी में भी दो ग्रुप हैं, एक हायर क्लर्जी और एक लोअर क्लर्जी। बेचारे लोअर क्लर्जी के पास बेनिफिट्स काफी कम थे और ये लोग ठीक ठाक लोग थे, दैट इज लोगों के बीच में रह के काम करते थे, प्रेयर्स वगैरह करते थे। बट जो हायर क्लर्जी था बेटा, वो बहुत करप्ट था, ये कोई काम नहीं करता था, ठीक है, और साथ ही साथ ये जिंदगी के सारे मजे ले रहा होता था, ठीक है। सो मतलब ऐसा आप समझ लो, एंड इट ऑल्सो नेवर पेड द टैक्सेस। तो फ्रांस के अंदर बेटा जो टैक्स पे करते थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग थे, यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले कोई टैक्स पे नहीं करते थे। इनफैक्ट ये टैक्स लेते थे लोगों से, तो बेचारे लोगों की तो हालत ही खराब थी, ठीक है। नोबिलिटी, बच्चे नोबल समझ लीजिए आज के टाइम के मिनिस्टर्स, जैसे आपके हमारे मोदी जी के सरकार में मिनिस्टर्स है ना, ऐसे उस जमाने में जो पावरफुल रिच टाइप के लोग होते थे नोबल्स कहलाते थे, ठीक है। कई सारे लोग इसमें किंग के कोर्ट में जो थे वो नोबल्स या मिनिस्टर्स भी थे। तो इसमें हम दो तरीके से नोबिलिटी को डिवाइड करेंगे, कोर्ट नोबल्स और प्रोविंशियल नोबल्स। कोर्ट नोबल्स बेटा वो हैं जो कि राजा के दरबार में बैठते हैं, आपने कई बार रामायण महाभारत देखी होगी वीडियो पे, ठीक है, ऑन द टीवी, है ना। तो वहां पे राजा होता है, राजा के साइड साइड में मंत्री लोग बैठे होते हैं, तो इस तरीके से आप समझ लो। तो जो कोर्ट नोबल्स थे वो जनरली दे वर जनरली एम्प्लॉयड इन द किंग्स कोर्ट या राजा के पैलेस के अंदर, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखते थे। एंड प्रोविंशियल नोबल्स होते हैं हमारे, वो स्टेट में रहते थे या कंट्री के अंदर रहते थे और लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पे काम करते थे। सो प्रोविंशियल नोबल्स तो तब भी थोड़े ठीक थे, बट कोर्ट नोबल्स बचे बहुत ज्यादा करप्ट थे। और फिर आते हैं हमारे कॉमन पीपल, यानी कि थर्ड स्टेट वाले लोग। इसमें अमीर लोग भी थे और आपके गरीब लोग भी थे, ठीक है। जो रिच लोग थे वो बिजनेसमैन थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, दे वर द रिच गाइस, बट स्टिल दे डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल राइट्स। और बाद में जाके यही जो रिच लोग हैं ना थर्ड स्टेट के, इन्होंने कहीं ना कहीं जो है बच्चे एक नया ग्रुप फॉर्म किया जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास। और ये जो मिडिल क्लास था दैट वाज मेड अप ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स, ठीक है। तो इनको लगा कि यार जो ये चल रहा है सोसाइटी के अंदर की राजा के पास सारी पावर होनी चाहिए एंड राजा शुड बी ऑल पावरफुल, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि राजा, सिर्फ क्योंकि वो राजा है इस वजह से उसके पास पावर होनी चाहिए। एंड द नोबल्स एंड द क्लर्जी, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज्यादा हाई स्टेटस है उनका सोसाइटी में, दैट्स अ रीजन दे शुड गेट ऑल द बेनिफिट्स, दैट इज नॉट राइट। इन्होंने कहा बिल्कुल गलत बात है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। सो दे वांटेड टू एंड द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो पहले अगर आप बिजनेसमैन भी, आपके पास पैसा भी है, लेकिन अगर आप थर्ड स्टेट में बॉर्न हो गए तो भाई आपको कोई पॉलिटिकल यहाँ पे सोशल राइट्स नहीं मिलने वाले। So they wanted to end up all these privileges that was based upon the birth. They were the major force behind the revolution. ठीक है। एंड इन्होंने कई सारे आइडियाज जो थे बुक्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू जो थे उन्होंने लाइक लोगों के बीच में जो थे बच्चे प्रोसेस किए, ठीक है। लोगों की चीज में, लोगों के बीच में काफी सारे आइडियाज को आगे रखा, बताया लोगों को, है ना। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इन्होंने बोला कि भाई जो हमारा एब्सोल्यूट राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट राइट, यानी जो किंग है, कई बार कहता था दैट आई माई सेल्फ आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और जो किंग की पावर थी, एब्सोल्यूट पावर थी, इसको इन्होंने यहाँ पे चैलेंज किया, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन फर्दर, आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं subsistence crisis की। okay, let's talk about the subsistence crisis guys। and subsistence crisis बड़ा ही important factor है because this is something that actually infuriated the people of France, right। चलिए, तो बेटा हुआ क्या कि अगर हम बात करें 1723 से लेके 1789 के बीच में, ठीक है, 1723 और उससे ही पहले लीजिए 1720 2015 के आसपास से, ठीक है, 1789 के बीच में कहीं ना कहीं जो हमारी फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन, 23 मिलियन से बढ़ के 28 मिलियन हो गई, ठीक है। यानी 5 मिलियन पॉपुलेशन जो थी बढ़ गई, यानी 50 लाख लोग यहाँ पे बढ़ गए। अब बेटा जब लोग बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके नीड्स बढ़ेंगे, उनके डिमांड्स बढ़ेंगे। And what happened? The production of food grains in France could not match up with the demands of the people. As a result, जब डिमांड हाई हो रहा है किस चीज का, सप्लाई कम होता जा रहा है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा। यानी पहले 5 लोग थे और खाना सफिशिएंट था 10 लोगों के लिए, अब खाने वाले 10 लोग हैं लेकिन खाना जो है सिर्फ 5 लोगों के लिए। ऑब्वियसली बात है, द वन हु विल हैव द मनी विल हैव द राइट टू इट। अब उसके अलावा बच्चे जो हमारे लोगों की इनकम थी दैट डिड नॉट इंक्रीज, तो सामान का दाम तो बढ़ गया, प्राइस तो बढ़ गया, बट लोगों का इनकम नहीं बढ़ा। एज अ रिजल्ट पीपल कुड नॉट गैदर द फूड, so bad harvest led to scarcity of food grains, it ultimately led to the rising food prices। अब जो पुअर थे, जो गरीब लोग थे हमारे बेचारे, वो जो थे they could no longer afford the food। जब आपके पास खाना नहीं होगा तो क्या होगा, खाने की लड़ाई होगी भाई, जिसके पास है आप चाहोगे कि उसे छीन के खा लो। so that led to the food riots throughout the country, ठीक है। अब लोगों के पास खाना नहीं था, उनके शरीर कमजोर होने लगे, they got weaker bodies। तो आपका शरीर कमजोर होगा तो आपको बीमारियां जल्दी लगेंगी, so there were disease epidemics।
and as a result lots and lots of people died. तो ये पूरा चेन कहलाता है आपका subsistence crisis, that is a situation where the basic means of livelihood are endangered. इसको हम कहते हैं subsistence crisis. ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसकी बात पे। अब बात कर लेते हैं एक और जबरदस्त पॉलिटिकल बॉडी की फ्रांस के अंदर, जो कि थी तो बट उसका कुछ खास काम नहीं था। जैसे हमारे यहाँ बच्चे भारत में इंडिया के अंदर संसद भवन है ना, बट उसका बहुत सारा काम है क्योंकि वो बहुत सारा कुछ लॉज वगैरह फ्रेम करती है हमारे कंट्री के लिए, है ना। सो ऐसे ही बच्चे वहां पे फ्रांस के अंदर एक पॉलिटिकल बॉडी थी, इसका नाम था स्टेट्स जनरल, एंड दिस वाज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग द न्यू टैक्सेस। बट इसका जो वोटिंग सिस्टम था बड़ा ही अनजस्ट था। यहाँ पे क्या होता था, जो हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट है वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे वहां पे, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेट वाले 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, सेकेंड स्टेट वाले 300 भेजते थे, एंड जो थर्ड स्टेट है इट यूज्ड टू सेंड 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि ये जो 300 लोग थे उनका एक वोट था, फिर अगेन 300 लोगों का एक वोट था, और बेचारे जो 600 लोग थे उनका भी एक ही वोट था। दैट इज सो अनजस्ट। या तो 600 लोगों के 2 वोट हो, बट ऐसा नहीं था। तो ईच स्टेट हैड 1 वोट, दैट वाज वेरी अनजस्ट गाइस। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को जब टैक्स देना ही नहीं है, तो बेटा अगर किंग कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करेगा तो व्हाई विल दे ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पे डिसीजन होता था मेजोरिटी वोट से, दैट मींस जो पहले 2 वोट्स हैं वो हमेशा किंग के फेवर में जाने वाले हैं। दैट्स 100% नो चांस फॉर द थर्ड स्टेट पीपल, एंड दैट्स समथिंग रियली बैड। ओके, सो अभी स्टेट जनरल जो बॉडी था, लाइक इट यूज्ड टू मीट एट वेरी लार्ज इंटरवल्स, मतलब मान के चलो भाई 100 साल बाद इनकी मीटिंग होती थी, जब इनको नया नया जो था वो लाइक टैक्सेस इंट्रोड्यूस करने होते थे। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। 1600s में मिले थे 1789 के पहले के, आप सोच सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट ए सेंचुरी अगो। इतना ज्यादा इन पे डिफरेंस आया था, बट इसका कोई खास कोई इंपॉर्टेंट काम था नहीं, सिर्फ टैक्सेस इंट्रोड्यूस करती थी स्टेट जनरल। क्वेश्चन आ सकता है पॉलिटिकल बॉडी इन फ्रांस, ठीक है। अब रेवोल्यूशन का कोर्स क्या है, आई मीन ये रेवोल्यूशन जो था कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ चीजें बढ़ी। सो किंग ने जो था नए टैक्सेस अनाउंस कर दिए कि भाई मैं नए टैक्स लगाने जा रहा हूँ। थर्ड स्टेट ने कहा कि भाई हमको इक्वल वोटिंग राइट्स चाहिए। तो जब अब की बात जब थर्ड स्टेट को बुलाया गया स्टेट जनरल के अंदर, सो वहां पे थर्ड स्टेट को लीड कर रहे थे मिराबो एनाबेसियस। इन्होंने कहा कि 40,000 लेटर्स अपने साथ ही लेके आए थे, जिसमें थर्ड स्टेट के लोगों का डिमांड था, एंड दे सेड दैट इंस्टेड ऑफ वन स्टेट वन वोट इट शुड बी वन पर्सन वन वोट। बट किंग ने मना कर दिया, और इन्होंने क्या किया, फिर वहां से निकल के ये बाहर आ गए। वहां पे एक इंडोर टेनिस कोर्ट बना हुआ था। तो 20 जून की बात है, 20 जून 1789 की। वहां पे इन्होंने एक शपथ ली कि until and unless we have framed a constitution for France, हम जो है बिल्कुल भी डिस्पर्स होने वाले नहीं है, ठीक है। सो ये कहानी तो पॉलिटिकल स्फेयर में चल रही है। इसके अलावा बच्चे जो विलेज साइड था हमारा, जो गांव वाला रीजन था, वहां पे किसी ने रूमर फैला दिया कि भाई नंबर 1 कि जो किंग है उसने आर्मी जो है अपनी भेज दी है, और वो लोगों पे अटैक करने आ रही है। क्यों अटैक करने आ रही है? बिकॉज पूरे कंट्री के अंदर फूड के चलते राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी। बेकरी शॉप्स में बेकरी वालों को फोड़ दिया था आंटी लोगों ने, ठीक है। सो किंग जो था अपनी ट्रूप्स भेज रहा है, आर्मी भेज रहा है आप लोगों को उड़ाने के लिए। साथ ही साथ बच्चे ये भी रूमर फैला था कि जो नोबल्स हैं उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया हुआ है, एंड दीस गाइज आर कमिंग टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। अब जो हमारे फ्रांस के लोग थे बेचारे भोले वाले गांव के लोग, उनको लगा कि इससे पहले ये आके हमको डिस्ट्रॉय करे, व्हाई नॉट लेट्स गो एंड किल देम, हम ही इनको चल के उड़ा देते हैं, ठीक है। सो दे अटैक द हाउसेस ऑफ द नोबल्स, नोबल्स के घर जला दिए, पुराने रिकॉर्ड्स को हटा दिया, कई सारे नोबल्स दुम दबा कर भागे अगले वाले गांव में, ठीक है। सो ऐसे ही बच्चे जो जितने भी लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने अपना एक छोटा सा आर्मी बना लिया, पीपल्स मिलिशिया आप कह सकते हैं। करीब 7,000 मेन एंड वुमेन थे। देन दीज गाइज मार्च टुवर्ड्स द प्रिजन ऑफ बास्टिल। जो बास्टिल का प्रिजन था वो एक किले पे बना हुआ था, फोर्ट प्रिजन कहते हैं इसको, ठीक है। एंड इट वाज अ सिंबल ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। जो किंग का जो शासन काल था, जो ऑटोक्रेटिक शासन था, उसका ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल, लाइक उसका बहुत बड़ा सिंबल था। तो लोगों ने क्या किया, अटैक किया अंदर जाकर के, वहां पे जितने आर्म्स एम्यूनिशन थे सब उठा लिया। 7 प्रिजनर्स थे, 7 कैदी थे वहां पे, उनको फ्री कर दिया और जेलर को उड़ा दिया। उसके बाद क्या किया, पूरा जो बास्टिल का प्रिजन था सबको गिरा दिया, पूरा ब्लास्ट आउट कर दिया बास्टिल प्रिजन। एंड जो फ्रैगमेंट्स थे वो कई बार एज अ सोवेनियर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, ठीक है, बिकॉज इट वाज अ मार्क कि हमने जो किंग का डेस्पोटिज्म है ना उसको यहाँ पे खत्म किया है। सो इस टाइप की चीजें फ्रांस में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, राइट। चलिए, so this is how it is. The village people they formed the groups and marched towards prison of Bastille, and they demolished the prison later on. ठीक है। फाइनली जो 1791 था तब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का जो था काम फिनिश हुआ, और एक नया संविधान दिया गया। फाइनली जो हमारे किंग लुई 16 थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू गिव अप एंड एक्सेप्ट द नेशनल असेंबली। और जितने भी हमारे नोबल्स वगैरह थे इनके एसेट्स को जब्त किया गया। करीब 2 बिलियन लिवरेज
जो थे इनके पास, नेशनल असेंबली के पास इनके एसेट्स को ऑक्शन करने के बाद आ गए, सेल ऑफ करने के बाद आ गए। तो काफी कर्जा भी था जो कि पे ऑफ करना था। ठीक है, तो अब जो नई सरकार बनी बच्चे, जो स्टेट जनरल था वो चेंज हो गया और उसको हम कहने लगे नेशनल असेंबली। ठीक है, और फ्रांस की जो सरकार थी वो फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की कन्वर्ट हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जहां पे कंप्लीट कंट्रोल राजा के पास हो एंड देयर इज नो क्वेश्चन टू द किंग्स पावर। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दैट मींस द पावर्स ऑफ द किंग आर लिमिटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो मेजर ऑब्जेक्टिव था हमारे इसका नेशनल असेंबली का, वो बहुत सिंपल था कि किंग की पावर्स को लिमिट करना और फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाना। ठीक है, सो फ्रांस अभी भी डेमोक्रेसी नहीं बना है। ओके, जो फ्रांस का हेड है वो राजा लुई 16 ही रहने वाला है, लेकिन उसकी पावर्स अभी लिमिट हो गई हैं। मतलब आप समझ लो उसका काम भारत के राष्ट्रपति जैसा हो गया, सिग्नेचर्स करना कहीं ना कहीं, जैसे फॉर्मल सिग्नेचर्स करते हैं ना हमारे भारत के रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट जी, तो वैसे ही हमारे किंग लुई 16 की पावर हो गई। तो अभी जो था हमारा पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो तीन पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होता है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंदर आ जाता है आपका नेशनल असेंबली। ठीक है जी, और नेशनल असेंबली में करीब 745 मेंबर्स थे जिनको इलेक्ट किया था एक बॉडी ऑफ इलेक्टर्स ने। तो इलेक्टर्स के अंदर करीब 50,000 मैन थे और इलेक्टर्स को चूज किया था एक्टिव सिटीजन्स ने। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि एक्टिव पैसिव सिटीजन्स क्या होते हैं यहाँ पे। किंग जो था वो एग्जीक्यूटिव था, हालांकि किंग के पास एक वीटो का ऑप्शन था, यानी कि अगर कुछ डिसीजन गड़बड़ लगता है तो किंग इस वीटो पावर को यूज करके यहाँ पे छोटी चीजें स्टॉप करवा सकता था। ठीक है, नेशनल असेंबली जो थी वो पूरे मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती थी एंड जो जुडिशरी थी बच्चे वो इंडिपेंडेंट थी किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए, सो जो हमारा 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था बच्चे, सिंस इट वाज डोमिनेटेड मेजॉरिटी बाय द बिगर एंड द रिचर पीपल, सो इसने क्या किया, सिटीजंस ऑफ फ्रांस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को हम कहते हैं एक्टिव सिटीजन, दूसरे को हम कहते हैं पैसिव सिटीजन। ठीक है, एक्टिव सिटीजन बेटा वो है जिनकी एज, ओनली द मैन whose age is 25 and above years, ठीक है, and they can pay the tax equal to 3 days wages of a labor, इनको हम कहते हैं एक्टिव सिटीजन। यानी कि लेबर के 3 दिन की दिहाड़ी के इक्वल अगर आप टैक्स दे पाते हो, आप मेल हो और अगर 25 और उससे ऊपर हो तो आप एक्टिव सिटीजन में आओगे। लेकिन अगर आपको इलेक्टर्स या नेशनल असेंबली तक पहुंचना है तो आपको मैक्सिमम टैक्सेस यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। एंड पैसिव सिटीजन में हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जो टैक्सेस वगैरह पे नहीं कर सकते, जितने भी विमेन है, दे वर ऑल काउंटेड बिलो द, they were all counted in the passive citizens। ठीक है, इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं था बिकॉज वोटिंग राइट्स वर ओनली गिवन टू द एक्टिव सिटीजंस। ओके, तो अब देखो हुआ क्या कि जो हमारा लुई 16 था, अब इस इंसान की पावर तो चली गई। बहुत सिंपल है, अब इस इंसान की पावर चली गई ना, इट्स डेफिनेट सी बात है, दिस गाय इज पावरलेस था। ओके, नो ऐसे केस में क्या होगा बच्चे, जब किसी इंसान की पावर चली जाएगी, डेफिनेट सी बात है वो इंसान क्या करेगा, अपनी पावर को वापस ट्राई करने का चांस तो लेगा ही लेगा। तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि मैं वापस अपना रूल टेक बैक करता हूं विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रियन प्रेशिया। ऑस्ट्रियन प्रेशिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट ये ऐसा हुआ नहीं। नेशनल असेंबली को भी पता चल गया कि ऐसा कुछ प्लान कर रहा है, तो नेशनल असेंबली ने पहले ही वोट कर दिया, ठीक है, कि हम जो है वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं ऑस्ट्रियन प्रेशिया के अगेंस्ट। अब इनके पास प्रॉपर आर्मी तो नहीं थी, बट जो लोग थे फ्रांस के उन्होंने वॉलंटियर किया, ज्वाइन किया एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ देम दे डिफीटेड द ऑस्ट्रियन प्रेशियन फोर्सेस। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स काफी पॉपुलर हो गए थे ऐसे टाइम पे, काफी लोग देशभक्ति के गाना गाते थे यहाँ पे। एक ऐसे ही सॉन्ग था मार्सेले करके, इसको रॉजर डियाइल ने कंपोज किया था, बाद में जाकर के फ्रांस का नेशनल एंथम यहाँ पे बन गया, है ना। चलिए, तो अब 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था बच्चे, इसने एक चीज बिल्कुल अच्छी नहीं की थी, और वो ये था कि इसने जो हमारे पुअर लोग हैं, ठीक है, जो हमारे गरीब लोग हैं, उन बेचारों को जो थे वहां पे बिल्कुल भी जो थे राइट्स नहीं दिए थे। अब जो पुअर हैं फ्रांस के, दे आर वेरी वेरी अपसेट बिकॉज दे हैव नॉट गॉट द पॉलिटिकल राइट्स, दे हैव नॉट गॉट द वोटिंग राइट्स। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आपको अधिकार नहीं मिलते, आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई करते हो, अपने अधिकार के लिए फाइट करते हो। एंड this ultimately led to the formation of political clubs in France। ठीक है, यानी पॉलिटिकल क्लब्स छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे जहां पे लोग ये डिस्कस करते थे कि कैसे अपने राइट्स को पाना है, कैसे पॉलिटिकल राइट्स को गेन करना है। ठीक है, सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट वन ऑफ द वेरी फेमस क्लब वाज द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। जैकोबिन अपने को सांस क्लोथ्स बुलाते थे, सांस क्लोथ्स का मतलब है दोज विदाउट द नी ब्रीचेस। अगर आपने देखा हो पुरानी मूवी में पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वगैरह के अंदर, सो बच्चे जो हमारे फ्रेंच वगैरह थे वो ऐसा लंबा लंबा स्टॉकिंग्स टाइप का पहनते थे, लंबे लंबे फ्रिल वाले सॉक्स बहुत नी तक रहते थे। सो बेसिकली देयर आर द नी ब्रीचेस, फैशन था उस टाइम का, हाई क्लास दिखाता था। तो these guys they did not wear those knee breeches, ये से बाबूराव वाला ट्राउजर पहनते थे जिसमें धारियां होती थी बहुत सारी, स्ट्राइप ट्राउजर्स।
है ना। चलो, तो फाइनली जो जैकोबिन्स थे, जो मैक्सवेल रॉबेस्पियर थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी जनता गैदर की, जितने भी वहां के गरीब लोग थे जो परेशान थे 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, इन सारे लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ कंबाइन किया और 1792 के अंदर पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, जहां पे लुई 16 अभी करेंटली रह रहा था अपनी फैमिली के साथ, उसको अटैक कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का बेटा जो हेड है वो कौन है? किंग है। अगर आप किंग को रिमूव कर दोगे तो आपकी सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। बहुत लॉजिकल बात है, ठीक है। सो किंग को, फैमिली को, बच्चे वहां पे हॉस्टेज ले लिया, गवर्नमेंट गिर गई किंग के हॉस्टेज होते ही, है ना। एक नई गवर्नमेंट बनी जिसका नाम था कन्वेंशन। और बेटा ये जो कन्वेंशन था, इसने क्या किया, फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दी। यानी कि फ्रांस में इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस में जितने भी मेन थे 21 ईयर्स एंड अबव, उन सबको वोटिंग राइट्स दे गया। विमेन को अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिला। विमेन को वोटिंग राइट्स मिला है 1946 के अंदर, ठीक है। और विमेन राइट्स के लिए फाइट करने के लिए भी बहुत सारे विमेन पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट हुए थे। तो विमेन पॉलिटिकल क्लब्स की खास बात यह कि उसमें एक ओलंपे डी गॉर्जेस जो थी वो काफी फेमस थी फॉर द एज अ विमेन रेवोल्यूशनरी। बट बाद में जब ये जैकोबिन रेजिम आई तो उनको गुलिटीन कर दिया गया या मार दिया गया। जो हमारी नेशनल असेंबली वाली सरकार थी उसने काफी अच्छे काम किए थे विमेन के लिए। लाइक डिवोर्स जो था उसको लीगल कर दिया था, मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर दिया था, स्कूलिंग फॉर द गर्ल्स, फॉर एलिमेंट्री स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया था। बट स्टिल जो पॉलिटिकल ऑफिस में जो विमेन को राइट्स मिलने चाहिए, वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, ये सारी चीजें नेशनल असेंबली नहीं दे पाई, ठीक है। तो अभी जैकोबिन्स के टाइम पे तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिकॉज जो हमारे विमेन के पॉलिटिकल क्लब्स थे, करीब 60 पॉलिटिकल क्लब्स थे जो ऑपरेशन थे फ्रांस के अंदर, सबको बंद कर दिया गया, बिकॉज जैकोबिन्स की थिंकिंग बिल्कुल भी विमेन सपोर्टिव नहीं थी। चलिए, तो अब यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ भाई। तो 1793 के आसपास जो है बच्चे, हमारे लुई 16 को उड़ा दिया गया था। एक गुलिटिन डिवाइस हुआ करता था, यानी कि एक बड़ा सा पोल होते थे दो, और उसके अंदर ब्लेड होता था, आपकी गर्दन को ऐसे रख के उड़ा देते थे। दैट वाज अ वेरी वेरी बैड पनिशमेंट गाइस। तो 93 से 94 के बीच का जो रूल है, ठीक है, रॉबेस्पियर का, उसको हम कहते हैं रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर मतलब डर का माहौल या डर का रूल, दहशत का रूल, ठीक है। इसने क्या किया, बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स फॉलो किए थे। जितने भी लोकल डायलेक्ट्स थे, जितने भी लोकल बोलियां थी, सबको इसने हटा दिया, बंद कर दिया। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज। जो रॉयल फ्लैग था, ठीक है, जो पहले जमाने के जो राजा वगैरह था उनका जो फ्लैग था, दैट वाज रिमूव्ड, ओनली इट वाज रिप्लेस्ड बाय द फ्रेंच फ्लैग। जितने भी टाइटल्स थे, मॉन्सेयर, मडाम, इनको बंद कर दिया गया। देयर वाज ओनली वन सिंगल वर्ड, दैट इज ली सिटोयन एंड सिटोयने, दैट मींस सिटीजन, ठीक है। सिटीजन बुलाया जाएगा आपको सिर्फ, नो सर नो मैम्स, ठीक है। फार्मर्स को फोर्स किया गया कि आप अपने जो ग्रेन्स हैं, दे वर बी सोल्ड एट द प्राइसेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। मतलब आप ज्यादा प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। सरकार ने अगर 5 रुपए फिक्स किया तो 5 पे ही बेचोगे, 5.25 रुपए पे नहीं बेच सकते। अगर ऐसा करोगे तो आपको उड़ा देंगे, ठीक है। क्वालिटी ब्रेड, पेन डी गलाइट बोलते हैं उसको कई बार। सो क्वालिटी ब्रेड, एक नई तरीके की ब्रेड इंट्रोड्यूस की गई, मेड अप ऑफ सिंपल फ्लोर, ठीक है। एंड यही ब्रेड पूरे फ्रांस को खानी है, और कोई टाइप की ब्रेड फ्रांस नहीं खा सकता, ठीक है। एंड इसके अलावा देयर वाज अ मैक्सिमम सीलिंग, एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शन प्लेस कर दिया गया अलग अलग चीजों के प्राइसेस पे। तो ये सारी चीजें रेन ऑफ टेरर का बहुत बड़ा हाईलाइट है। से जो भी इसको अपोज करता था उसको गुलिटीन करता था, उड़ा देता था। फाइनली जो रॉबेस्पियर था, उसके खुद के पार्टी के लोग इससे बहुत दुखी हो गए, एंड दिस गाय हिमसेल्फ वाज गुलिटीन। ओके, चलिए, तो ये तो हमारी रॉबेस्पियर की कहानी यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। सो बाय बाय रॉबेस्पियर, गए भाई तुम, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो रॉबेस्पियर के जाने के बाद बच्चे एक ऐसा सिचुएशन हो गया फ्रांस में, जैसा जब स्कूल के अंदर आपका क्लास में जब मैम बाहर होती है ना, तो फ्रांस में हल्ला कर रहे होते हो। आई मीन नॉट फ्रांस, दैट इज इन क्लास। तो आपके जब मैम बाहर होते हैं, आप क्लास में हल्ला करते हो ना, देयर इज वेरी मच chaos इन द क्लास। फ्रांस के अंदर भी अभी कोई ऐसा टीचर नहीं था जो फ्रांस को रूल कर सके या चला सके। तो ऐसे केसेस में जो वेल्दी मिडिल क्लासेस थे, जब जैकोबिन गवर्नमेंट गिरी आफ्टर रॉबेस्पियर, तो उनको बड़ा बढ़िया मौका मिला कि क्यों ना एक हम नई सरकार बनाएं। एक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया which denied the vote to the non property sections. Again guys, come on, very important. पहले क्या किया था जैकोबिन ने आकर के, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, you should be men 21 years and above, आप वोट दे सकते थे, ठीक है। लेकिन जैकोबिन्स के बाद जो वेल्दी मिडिल क्लास वाले लोग थे, इन्होंने एक नई सरकार बनाई जिसको हम डायरेक्टरी कहते हैं। और यहाँ पे जो नॉन प्रॉपर्टी लोग थे, इनके पास प्रॉपर्टी और पैसे नहीं थे, वो वोटिंग राइट्स नहीं थे उनके पास, ठीक है। तो दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी मिल करके एक डायरेक्टरी अपॉइंट करती थी। तो डायरेक्टरी का काम था लॉज बनाना, फ्रेम करना, उसको इंप्लीमेंट करना। सो इस डायरेक्टरी के अंदर 5 लोग होते हैं जिनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो डायरेक्टर्स हैं वो मतलब हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ लड़ाई किया करते थे फॉर द पावर, ठीक है। एंड उनके पास ये भी पावर थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को डिसमिस भी कर देते थे। सो एज अ रिजल्ट दिस फाइट फॉर पावर
actually benefited a third person, and that third person was Napoleon Bonaparte. He was a military dictator, military general था, military ruler था. So इनकी जो आपस की लड़ाई थी वो उसके लिए बड़ी ज्यादा बेनिफिशियल हो गई. ठीक है, तो भाई इनकी लड़ाई में फायदा किसको हुआ? तीसरा इंसान है नेपोलियन बोनापार्ट. राइट, चलिए तो नेपोलियन पे आगे बढ़ने से पहले मैं स्लेवरी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लेवरी का. तो बच्चे पहले जमाने में क्या होता था कि एक स्लेव ट्रेड होती थी, एक बिजनेस होता था स्लेव्स का. स्लेव्स यानी कि गुलाम, ह्यूमन बींग्स, इनको टॉर्चर करके काम करवाया जाता है. ठीक है, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच. ठीक है, ये 3 कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको हम ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का नाम दे रहे हैं. दैट इज यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका जनरली. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर बड़े बड़े प्लांटेशन थे, बड़े बड़े खेत थे जिनपे काम करने के लिए लेबर चाहिए. अब यूरोप वाले तो आ नहीं सकते, ईगो वाला मैटर बहुत ज्यादा मैटर करता है. ठीक है, सो इनको लेबर कहाँ से मिलेगा? अफ्रीका से. तो जो यूरोप के मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे, खासकर फ्रांस के अंदर मैं बात करूं, जैसे 2 बड़े इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं. ठीक है, जैसे बॉर्डियोक्स है, नांतेस है, सी पोर्ट्स हैं. तो यहाँ से जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे, ठीक है, ये क्या करते थे, और भी यूरोपियन मर्चेंट्स थे काफी सारे, तो ये लोग अफ्रीका जाते थे. वहां अफ्रीका जाने के बाद वहां पे ये लोग क्या करते थे कि जो टेक्सटाइल गुड्स वगैरह हैं ये अफ्रीका में सेल आउट करते थे. साथ ही साथ वहां के जो लोकल ट्राइब्स हैं, जो लोकल वहां के ट्राइब्स हैं, जो कबीले वगैरह हैं, वहां से जो हट्टे कट्टे आदमी होते थे उनको ये परचेज कर लेते थे, खरीद लेते थे. फिर उन लोगों को एकदम बढ़िया से बोट में बिठा करके, कई बार तो चेन वेन बांध दी जाती थी, ठीक है, उनको बिठा करके अमेरिका लेके आते थे और अमेरिका में प्लांटेशन में इन लोग को काम करवाया जाता था. ठीक है, और इसके बदले में यूरोपियन मर्चेंट्स को क्या मिलता था? शुगर, टोबैको, कॉटन, जिसका डिमांड यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा हाई था. ठीक है, तो यूरोपियन वाले क्या करते थे, बहुत सिंपल सी बात है, अफ्रीका जाते थे, वहां से स्लेव्स खरीदते थे. ठीक है, और उसको जाके नॉर्थ अमेरिका में दे देते थे, सेल कर देते थे. रिटर्न में इनको शुगर, टोबैको, कॉटन जैसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते थे, जिसको ये हाई प्राइसेस पे यूरोप के अंदर सेल करके प्रॉफिट कमाते थे. तो ये कहलाता है आपका ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब हमारी जैकोबिन गवर्नमेंट आई थी उसने इस चीज को बंद किया था, लेकिन नेपोलियन ने दोबारा स्टार्ट कर दिया था. फाइनली बच्चे 1848 के अंदर जो है जो आपका स्लेव ट्रेड है वो कहीं ना कहीं जाकर के फ्रांस के अंदर एंड अप होता है. ठीक है, चलिए तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन. तो जल्दी से हम यहाँ पे नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं. बच्चे नेपोलियन आपको पता होगा छोटे के टाइम पे बड़ा बढ़िया मस्त आदमी था. ठीक है, ही वेंट ऑन टू द मिलिट्री कॉलेज, जहां से अपना ग्रेजुएशन पढ़ाई वगैरह सब की. तो छोटे टाइम से, बहुत यंगर एज से मिलिट्री की तरफ काफी इन्फ्लेक्टेड है. सो ही वाज नॉट अ वेरी मच पर्सन हु वाज वेरी टॉल इन हाइट, छोटा हाइटेड था, शॉर्ट हाइटेड बंदा था, लेकिन इसके इरादे बहुत दमदार थे, है ना. तो ये 1804 के अंदर फ्रांस का एम्परर बना और इसने कुछ बहुत बेहतरीन चेंजेस फ्रांस में लेके आया, फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है, जैसे इसने 1804 में अपना एक सिविल कोड लॉन्च किया था, जहां पे जितने भी प्रिविलेजेस या बेनिफिट्स हैं बेस्ड अपॉन बर्थ उनको हटा दिया गया. फिर जितने भी राइट टू इक्वालिटी उसको स्टैब्लिश किया गया. नाउ नॉर्मल पीपल कैन आल्सो हैव द प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है, बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसको इसने स्मूथ किया, वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम्स को प्रॉपर्ली स्टैंडर्डाइज किया. तो जो बिजनेसमैन वगैरह थे वो काफी ज्यादा खुश थे स्टार्टिंग में इससे. लेकिन बाद में इसने क्या किया कि कुछ एरियाज में इसने टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए. ये लड़ाइयां बहुत लड़ता था, तो जहां भी जाता था ये वहां पे लड़ाई करके क्या करता था, अपने रिलेटिव्स को वहां का इंचार्ज बना देता था. तो लड़ाई करने के लिए आपको आर्मी चाहिए. आर्मी में जब सोल्जर्स खत्म होने लगे, ही यूज्ड टू फोर्सिबली ब्रिंग पीपल टू द आर्मी. जहां मतलब फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू आर्मी मींस फोर्सफुली रिक्रूट कराता था आर्मीज में. सो दैट वाज अ बिगर प्रॉब्लम. ओके, सो इसके चलते जो लोग थे इसके कहीं ना कहीं थोड़ा अगेंस्ट हो गए. फाइनली 2 बैटल्स हुए. एक बैटल आपके बुक में नहीं दिया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा. बैटल ऑफ लेप्जिग 1813, जिसमें काफी सारी टेरिटरीज नेपोलियन ने लॉस कर दी थी. फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू 1815. ठीक है, सो 4 कंट्रीज है जिनको आप याद रख सकते हो, BRAP, ब्रैप, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इन्होंने मिल करके नेपोलियन को दोनों बैटल्स में यहाँ पे हराया था. इसके बाद नेपोलियन को भेज दिया जाता है सेंट हेलेना आइलैंड, जहां पे इन्होंने एग्जाइल में जो था अपना जीवन काटा और बाद में नेचुरल कॉजेस से इनकी डेथ हुई. ठीक है, तो ये था आपका राइज ऑफ नेपोलियन एंड फॉल ऑफ नेपोलियन. एंड द नेक्स्ट पार्ट गाइस, द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेगेसी क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने पीछे क्या छोड़ के गया. तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी. लिबर्टी मींस द फ्रीडम, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू डू एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी. सेकंड आपका इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ. फ्रेटर्निटी मींस ब्रदरहुड, लिविंग विद पीपल इन प्रॉपर पीस. तो भाई ये था आपका टॉपिक, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन. और पसंद आया, मजा आया तो भाई आपको प्लीज लाइक जरूर से करेगा. बच्चों अनअकैडमी प्लस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको ओपी लेवल के टीचर्स
सुपर ओपी लेवल की पढ़ाई कराते हैं, यानी कि हम आपको टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, स्टडी नोट्स, आपको माइंड मैप्स, आपके पीडीएफ मटेरियल में आपको नोट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, ऐसे सारी बेहतरीन फीचर्स हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइसेस पे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं तो 1125 रुपीज के आसपास का प्राइस है। CK01 लगाओगे 10% ऑफ और हो जाएगा, तो 1000 रुपीज समथिंग पर मंथ को आपको कॉस्ट पड़ेगा। और अगर आप इससे भी ज्यादा कुछ चाहते हैं, यानी कि अनअकैडमी आइकॉनिक बच्चे, तो अनअकैडमी आइकॉनिक क्या है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यानी कि बहुत सिंपल है बच्चे, कि अगर आप प्लस के बेनिफिट्स के साथ साथ थोड़ा ज्यादा पर्सनल अटेंशन चाहते हो, यानी 1-to-1 मेंटोरशिप, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट कार्ड, स्टडी प्लानर्स, ठीक है, पेरेंट टीचर मीटिंग, ऐसे सारे बेहतरीन बेनिफिट्स अगर आप चाहते हैं तो आप अनअकैडमी आइकॉनिक पे आ सकते हैं। प्राइस देखिए बड़ा ही कम है इसका, इट्स ओनली 2100 रुपीज पर मंथ। वो भी अगर आप बात करते हो, अगर मैं बात करूं बच्चे 2100 पर मंथ आपका 12 महीने वाले सब्सक्रिप्शन का है। अगर आप 15 महीने के लिए जाओगे और सस्ता हो जाएगा, आप जितने लंबे टाइम के लिए जाओगे बेटा ये उतना सस्ता होता जाएगा। और CK01 लगाओगे बच्चे तो और 10% आपको यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सो मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम आपसे बात करें बच्चों, यहाँ पे आप पार्ट्स में पे कर सकते हैं, आप नो कॉस्ट EMI ले सकते हैं, आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आप पढ़ के देखिए, आपको खुद मजा आएगा बच्चे, है ना। सो वी हैव ऑल द ऑप्शंस आउट फॉर यू गाइस। मूविंग ऑन फर्दर, कुछ और अच्छी बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दैट इज कि आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेक्शन मैंने कहा था ना एंड अप नहीं हुआ अभी बच्चे, कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कहाँ पे, इन द कमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, द नेशनल असेंबली framed a constitution in 1791 to limit the powers of dash monarch, wealthy man, businessman, press. Come on, मैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स देता हूँ, 10 सेकंड्स के अंदर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, तो मैं आंसर्स नहीं बताने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ कितने बच्चे सही आंसर्स करने वाले हैं, और जो सही आंसर्स करेंगे उनको मैं फीचर करूंगा मेरे अगले सेशंस में, ठीक है। तो 10 सेकंड्स यहाँ पे ओवर हो गए, आई होप आपने देखा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, French women demanded the right to vote to be elected to assembly to hold political office, all of the above. Again 10 seconds to go guys, come on, let's begin the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. So here we go guys, चलिए। So question number 2, बच्चे question number 1, 2 जरूर डाल देना, मेरे को नंबर नहीं होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सा आंसर आपने दिया है। Question number 3, who were not considered the best citizens? Women, children, non-property men or wealthy people? Come on, again the 10 seconds starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on, so give me the answers in the chat box guys, I mean in the comment section. Moving on for the next question. So how does a subsistence crisis happen? Bad harvest leads to scarcity food grain, food prices rise, leads to weaker bodies, all of the above. चलिए 10 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। So here we go, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Right, so here the 10 seconds gets over guys, come on. So आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर डालना और अपना ऑप्शन नंबर डालना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, व्हाट वाज ये स्टेट जनरल? पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल था, पॉलिटिकल बॉडी था, हेड ऑफ लैंड प्रॉपर्टी था, या फिर एडवाइजर टू द किंग? चलिए आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. चलिए, तो आपके 10 सेकंड खत्म होते हैं। 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने, जिसके सबसे ज्यादा आंसर सही होंगे उसको मैं यहाँ पे फीचर करने वाला हूँ। हाँ, गूगल की हेल्प बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, ठीक है। तो जितना भी मैंने पढ़ाया अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आराम से कर लेंगे। चलिए भाई, तो आइए, हमारे कुछ ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं हमारे बच्चे 11 अक्टूबर से, जब हम आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, फ्रेंच, हिंदी सब पढ़ा रहे हैं। साथ ही 18 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है क्लास 10 में। अगर आपके फ्रेंड्स हो तो आपको बताइए जल्दी से, ठीक है। दैट इज मैथ साइंस, हम लोग मैथ साइंस और एसएसटी का स्पेशल बैच है, केस स्टडी का, एडवांस मैथ्स का ही बैच है क्लास 10 के। आपके फ्रेंड्स उनको भी आप बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों ऐसे बहुत सारे अमेजिंग बैचेस चल रहे हैं क्लास 9 के, ओनली ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन। तो आइए और मजे लीजिए और ज्वाइन करिए। सो अनअकैडमी आइकॉनिक बच्चे अगर आप कल से पहले ले लेते हैं, यानी 25 से पहले, तो आपको सीबीएसई और क्रिएटिव कॉर्नर यहाँ पे फ्री मिल जाता है फॉर 4 मंथ्स एटलीस्ट, अगर आपके 1 साल का सब्सक्रिप्शन है तो, ठीक है। उससे ज्यादा के लिए आप जाएंगे 2 साल 5 साल के लिए, तो आपको 6 और 8 मंथ्स के लिए फ्री मिलेगा। 10% ऑफ आप लीजिए बच्चे अनअकैडमी आइकॉनिक के साथ, यानी प्लस के साथ भी। यूज माय कूपन कोड CK01। साथ ही साथ जो बच्चे 9, 10 के साथ साथ जेई के एस्पिरेंट्स, यानी कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आईटी में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए हम स्पेशली कॉम्बो कोर्स लेके आए हैं यहाँ पे, आईटी जेई और सीबीएसई का, जहां पे हम आपको करा रहे हैं सीबीएसई के साथ साथ जेई की प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ 68,682 रुपीज में। लेकिन पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए ही ये चीज वैलिड है।
ऐसी बच्चों मेडिकल वाला एक बार वापस आ चुका है, दैट मींस मेडिकल के अंदर अगर आपको करनी है जबरदस्त प्रिपरेशन तो अभी से कर लो भाई, जल्दी से आपको मिल जाएंगे सारे सोल्यूशन। सो 9th और 10th के साथ साथ आप बच्चे अपने नीट यूजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं ओनली एट एन ऑल इफेक्टिव प्राइस ऑफ 64,483 रुपीज ओनली। बच्चों अदरवाइज मेडिकल और ये सारा कुछ बहुत महंगा होता है, बट वी अंडरस्टैंड दैट यू गाइस शुड ऑलवेज हैव द मतलब quality education in a very cost effective manner. That's the reason we have short it down for you. 81,000 का प्राइस था, हमने आपके लिए कम करके सिर्फ 64,483 या 483 रुपीज कर दिया है। so, जिन बच्चों ने अभी भी एनरोल नहीं किया आप जल्दी से जाइए और एनरोल करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों जिन्होंने अभी भी लाइक नहीं किया है तो गाइस हिट कर दीजिए लाइक बटन। लेट्स एम फॉर 100 लाइक्स एटलीस्ट ऑन द सेक्शन। दिखा दो भाई कि सेक्शन 22 सर वीडियो बना के डाले हैं, सर लाइव है, लेकिन अपना सपोर्ट एकदम फुल ऑन होने वाला है ना। चलिए तो सीबीएसई 10 के साथ बच्चों यहाँ पे एंड अप करते हैं हम लोग। यहाँ पे इस कोड को यूज करिए और अपने सब्सक्रिप्शन को बाय करिए। मेरा कोड भी आप यूज कर सकते हैं CK01। डाउनलोड करिए अनअकैडमी आप अगर अभी भी डाउनलोड नहीं किया, बिकॉज वहां पे अनन्यूमरस कोर्सेज आर गोइंग ऑन, प्लस कोर्सेज चल रहे हैं, स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। सो बहुत कुछ है अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर गाइस, डाउनलोड इट राइट नाउ एंड यूज द फीचर्स। एंड द बेस्ट पार्ट गाइस, फिलहाल समय आ चुका है कि मैं आपको बाय बोलूं थोड़ा सा। and let me tell you let me bid you good not goodbye but let me bid you adieu for a moment, right guys। चलिए सो अनअकैडमी के साथ क्रैक करते रहिए जबरदस्ती, एकदम जबरदस्त तरीके से मस्त धमाका मचाइए, बढ़िया पढ़ाई करिए एंड सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, स्टे सेफ, stay happy, stay smiling guys and keep cracking with Unacademy and with me Kunal this side। So bye guys, Unacademy, let's crack it।